हेलो गाइस। अनअकैडमी में अगर आप कुछ भी चीज परचेज करें तो झा सर कैपिटल में लिखना है, JHA झा, और SIR सर, राइट। ये पूरा कैपिटल में होगा। ये अगर आप लिखोगे तो आपको ह्यूज डिस्काउंट जो है वो मिलेगा, ह्यूज डिस्काउंट, राइट, अनअकैडमी के कोर्सेज में। और अभी अनअकैडमी की फीस जो है वो बढ़ रही है। 16 दिसंबर से पहले पहले चीज़ों को ज्वाइन कर लो अगर आपको ज्वाइन करना है कुछ भी तो, राइट। अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज में हाइक हो गया है और इंक्रीज हो रही है, तो ज्वाइन करो तुरंत। और ऑप्शनल 6 ऑप्शनल के कोर्सेज 8 दिसंबर को लॉन्च हो गए हैं और 4 ऑप्शनल के कोर्सेज 15 दिसंबर को लॉन्च हो गए। देखिए बहुत सारे ऑप्शनल्स हैं और इसमें एक फायदा ये है कि एक बार जैसे ही अगर आपने ऑप्शनल की फीस पे करी वन टाइम, तो आप कोई भी ऑप्शनल जो है वो देख सकते हो, कोई भी ऑप्शनल, राइट, सभी। यानी कि ऐसा नहीं कि एक बार फीस पे कर रहे हो तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, कोई भी देख सकते हो, राइट। तो ये इसके फायदे हैं, राइट। और आप ज्वाइन कर सकते हो बैचेस को। इनके बैचेस भी जो है वो शुरू हो रहे हैं 2022 और 2023 के। और साथ ही साथ आप जानते ही हैं कि अनअकैडमी जो है वो काफ़ी सारी सर्विसेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर फ्री में टेस्ट सीरीज जो है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है, राइट। अनअकैडमी का कॉम्बैट जरूर जो है वो ज्वाइन करिएगा। हर संडे को होता है ये 11 बजे, राइट। इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है। 1 घंटे की पूरी एक्सरसाइज होती है, 56 क्वेश्चन की। 7 राउंड इसमें होते हैं। अगर इसको आपने जीत लिया तो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है अनअकैडमी। और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स के क्विज होते हैं, राइट, मंडे टू फ्राइडे। और जनरल स्टडीज के क्विज भी होते हैं, राइट, रेगुलर बेसिस पर। तो इसको आप ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ 12 दिसंबर, ये अलार्म लगा लो अपने अपने फोन में, 12 दिसंबर को 11 बजे, राइट, क्विज कंडक्ट होगा अनअकैडमी का, जिसको अगर आपने जीत लिया तो 100% स्कॉलरशिप तक आपको मिल सकती है। 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करा रहे हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में टेस्ट होगा, राइट। और कोड आपको ध्यान में रखना है, क्या है कोड? झा सर, कैपिटल लेटर में झा सर। जब भी ज्वाइन करो इसको भी, यानी कि इस क्विज को भी ज्वाइन करो या अनअकैडमी जब भी आपसे कोड मांगे, तो एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है, झा सर। हमेशा यही कोड डालना है, रेफरल कोड झा सर। और बाकी लोन वोन अगर चाहिए तो अनअकैडमी 0% इंटरेस्ट रेट पर लोन भी ऑफर करती है, राइट, यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। तो आप जो है वो ले सकते हैं। और बाकी ईएमआई पर भी आपको कोर्सेज जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, जब भी ज्वाइन करो झा सर को आप जो है वो डालिएगा, यानी कि कोड में। गाइस, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को कवर करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है और गया है, राइट, ऑलरेडी, और जाएगा भी, पूछा भी जाएगा। तो फंडामेंटल राइट आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और पर्टिकुलरली आर्टिकल वाइज की कौन से आर्टिकल कौन सी फंडामेंटल राइट से डील करता है, राइट। तो देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, राइट ऑफ फ्रीडम टू कंडक्ट बिजनेस, व्यापार करने की स्वतंत्रता का जो अधिकार है। आपको सभी को पता है कि हमारी कंट्री के अंदर ये फंडामेंटल राइट है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो, जो लीगल जो ट्रेड होते हैं, राइट, लीगल जो बिजनेस होते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने किसी भी बिजनेस को, राइट, किसी भी व्यापार को जो है वो चूज कर सकता है ना। ये अधिकार हम लोग को देखने को मिलता है और ये मौलिक अधिकार है, राइट, फंडामेंटल राइट हम लोग को देखने को मिलता है। तो आप बताएंगे कि किस आर्टिकल में इसके बारे में लिखा हुआ है, राइट ऑफ फ्रीडम टू कंडक्ट बिजनेस, व्यापार करने की स्वतंत्रता का जो संवैधानिक अधिकार है वो किस आर्टिकल में लिखा है? बताएं जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। और देखिए, आपको ये वाली चीज भी पता है कि फंडामेंटल राइट जो है उसका उल्लंघन अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। पता नहीं, वाली बात आपको? अच्छा, अभी एक मैं आपको चीज समझाता हूं जो अभी न्यूज आई है। तो जब सेकेंड वेव चली थी कोविड की, तब उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया था। किस चीज पर बैन लगाया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि पीपीई किट जो होती है ना हमारी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट, पीपीई किट, कोविड 19 के दौरान जो हम लोग को देखने को मिलती है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पीपीई किट लोग पहन कर जो है वो, स्पेशली आपको हॉस्पिटल के स्टाफ अक्सर पीपीई किट में जो है वो नजर आएंगे, है ना। या फिर जो फर्स्ट लाइन सर्विस में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं वो पीपीई किट जो है वो पहने रहते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोविड से, है ना। तो ये चीज आप सभी लोग जानते हैं। तो आरबीआई ने कहा था कि पीपीई किट को एक्सपोर्ट मत करो, इसका निर्यात जो है वो मत करो, राइट। इसके निर्यात पर, इसको एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा दिया था आरबीआई ने, राइट। तो चैलेंज किया, कुछ पिटीशन आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, चैलेंजेस आए कि ये तो फंडामेंटल राइट का सीधे सीधे उल्लंघन है। कैसे? कि आप किसी व्यक्ति को ट्रेड करने से जो है वो रोक रहे हो और फंडामेंटल राइट
हम लोग को देखने को मिलता है कि उसका उल्लंघन करना जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, उसको उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अगर किया जाएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बट गाइज लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, आर्टिकल 12 के अंदर किसकी डेफिनेशन दी हुई है? स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है। स्टेट का मतलब ये राज्य से नहीं है, राइट? राज्य जो है वो नहीं है, स्टेट मतलब की गवर्नमेंट, स्टेट मतलब की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, राइट? जो बॉडीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट? जैसे कि आप कल को कलेक्टर बनेंगे तो आपका जो कलेक्टरेट होगा तो उसकी डेफिनेशन होगी स्टेट, यानी कि वो स्टेट की डेफिनेशन ही जो है वो कहलाएगी, मतलब कि कलेक्टरेट भी जो है वो स्टेट के अंडर ही माना जाता है। मतलब कि हमारी कंट्री की अथॉरिटीज जो ऑर्डर वगैरह पास करती हैं, राइट? जो अथॉरिटीज होती है हमारी कंट्री की, इंडिया की अथॉरिटीज, तो वो स्टेट के अंदर आ जाती हैं। तो इसमें स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी हुई है। तो आप जानते हैं कि स्टेट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है किसके ऊपर? फंडामेंटल राइट के ऊपर। तो फंडामेंटल राइट एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, 100% अधिकार इसमें नहीं दिए जाते हैं, इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, राइट? तो ये एक प्रकार का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन था जो कि व्यापार करने की जो स्वतंत्रता जो है उसकी अवहेलना करता है, राइट? और यही चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि आरबीआई ने जो बैन लगाया है पीपीई किट के ऊपर वो बहुत सोच समझकर जो है वो लगाया है, महामारी को देखते हुए, महामारी की स्थिति को जो है वो देखते हुए लगाया है। और ये पूरी तरह से जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि वैध है, पूरी तरह से ठीक है जो आरबीआई ने जो बैन लगाया है। तो ये चीज क्लियरली कही है कि व्यापार करने की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार की अवहेलना करने के लिए पर्याप्त आधार रखता है, राइट? क्योंकि राइट टू लाइफ के ऊपर और कुछ नहीं है कि नहीं? बात समझिए, आप गंभीरता को समझिए कि राइट टू लाइफ, जीवन जीने का जो अधिकार हम लोग को देखने को मिलता है। बट मैं आपसे हमेशा कहता हूं, आपको सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं लिखना है, राइट टू लिव लाइफ विथ डिग्निटी आपको लिखना है। आप जब भी मेंस में लिखेंगे तो सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं है, राइट टू लिव लाइफ विथ डिग्निटी, डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार, ये हमें देखने को मिलता है, राइट? तो ये आर्टिकल 21 में आता है। और जो ऐसा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैं उम्मीद करता हूं कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर लिखा होगा कि राइट टू फ्रीडम टू ट्रेड एंड बिजनेस, व्यवसाय और व्यापार की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 क्लॉज 1G के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये एक मौलिक अधिकार हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? फंडामेंटल राइट जो गारंटी देता है हमारे इंडियन सिटीजन को, राइट? बट फंडामेंटल राइट याद रखना कि ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, 100% अधिकार नहीं है, इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं जो कि आरबीआई ने बैन किया था एक फंडामेंटल राइट को, ये ट्रेड और बिजनेस के, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जो कि बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैध है, राइट? तो ये चीज है गाइस, या फिर बिल्कुल लेजिटिमेट है। तो ये चीज है जिसके बारे में एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। गाइस, इंडिया और रशिया की एनुअल समिट हमें देखने को मिली है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक जो है वो आपसे पूछा जाता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि जो ये बैठक हुई है, इस बैठक के अंदर क्या चीज बातचीत हुई है, क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या चर्चाएं हुई हैं, राइट? और इस बैठक में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शामिल थे और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन शामिल थे। और साइड बाय साइड 2+2 मिनिस्टीरियल मीटिंग भी, 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक भी यहां पर आयोजित की गई। तो हम लोग समझेंगे कि इस बैठक में किन किन चीजों के बारे में चर्चा हुई, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए। तो सबसे पहली चीज तो 28 एग्रीमेंट साइन हुए दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में, अलग अलग सेक्टर के थे। डिफेंस सेक्टर यानी कि रक्षा सेक्टर से लेकर एनर्जी सेक्टर तक, ऊर्जा से लेकर स्पेस एक्सप्लोरेशन तक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर हैवी इंजीनियरिंग तक, और हैवी इंजीनियरिंग से लेकर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट तक, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, राइट? व्यापार हो गया, राइट? निवेश, व्यापार और निवेश, तो ऐसे अनेक क्षेत्रों में 28 समझौतों पर हस्ताक्षर इंडिया और रशिया के बीच में हुए। और क्या चीज हुई? तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इनवाइट किया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को कि वो, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विजिट करें रशिया को, किस चीज के लिए? 22वां इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए, जो कि 2022 में यानी कि अगले साल होगी। तो उसके लिए इनवाइट जो है वो किया गया। दोनों नेताओं ने कोविड द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के मध्य विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी में निरंतर प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। मतलब इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद, इतने कोविड-19 के कारण चैलेंजेस होने के बावजूद, दोनों कंट्रीज ने स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अपनी मेंटेन करी, और ना ही सिर्फ मेंटेन करी, इसमें डेवलपमेंट्स भी लेकर आई। और बैठक में अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण
परिवहन गलियारे यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और अभी एक प्रपोज यानी कि प्रस्तावित चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जो हमें देखने को मिल रहा है, इसके माध्यम से कनेक्टिविटी की भूमिका पर चर्चा हुई। यानी कि इस बैठक के अंदर जो हम लोग को जो देखने को मिल रहा है कि एक कॉरिडोर है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और एक प्रपोजल रखा गया है कि चेन्नई से व्लादिवोस्टोक को कनेक्ट किया जाएगा, एक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर तैयार किया जाएगा इन फ्यूचर। तो इस पर भी जो है वो चर्चा हुई, राइट। और दोनों नेताओं ने अधिक अंतर क्षेत्रीय सहयोग की आशा व्यक्त करी, यानी कि दोनों नेताओं ने बोला कि इंटर रीजनल कॉपरेशन जो है वो और भी जो है वो कंडक्ट किए जाए। और दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमत व्यक्त की कि अफगानिस्तान के संदर्भ में दोनों देशों का जो दृष्टिकोण है और जो चिंताएं हैं वो एक समान है। मतलब कि अफगानिस्तान को लेकर जो दोनों देशों का सोचना है, जो विजन है वो एक जैसा है, और जो चिंता है अफगानिस्तान को लेकर, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर आज की डेट में किसका कंट्रोल है, बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। तालिबान का। तालिबान का कंट्रोल हम लोग को अफगानिस्तान के ऊपर देखने को मिल रहा है, जो कि एक बड़ा चैलेंज है, सिक्योरिटी चैलेंज इस क्षेत्र पर, राइट, सेंट्रल एशिया के क्षेत्र पर, राइट। तो इस पर दोनों ने चिंताएं व्यक्त करी, और दोनों ने अफगानिस्तान पर परामर्श और सहयोग के लिए एनएसए स्तर, एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, इस स्तर पर तैयार किए गए एक द्विपक्षीय रोड मैप की सराहना करी। यानी कि एनएसए लेवल पर एक बायलैटरल रोड मैप तैयार किया गया है, यानी कि एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है कि इस क्षेत्र पर सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और इस रीजन को सिक्योर रखने के लिए किस प्रकार से दोनों कंट्रीज मिलकर ऑपरेशंस करेंगी। तो उसका एक रोड मैप जो तैयार हुआ है, तो उस रोड मैप की सराहना करी, राइट, इन्होंने, राइट, दोनों ने मिलकर। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली, अप्रिशिएट किया। और इस मीटिंग का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या बैठक है, तो भारत और रूस के मध्य शांति, मित्रता और सहयोग संधि जो 1971 की है, 1970 ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन जो है, उसको 50 साल हो गए हैं, यानी कि 50 साल से ज्यादा हो गए, 5 दशक हो गए हैं। और सामरिक साझेदारी घोषणा यानी कि डिक्लेरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को 20 साल पूरे हो चुके हैं, राइट। इंडिया और रशिया की, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि 50 ईयर्स ये ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप और कॉपरेशन को हो चुके हैं, और 20 ईयर्स से ज्यादा डिक्लेरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हो चुके हैं। मतलब कि इतना पुराना एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी और शांति को बरकरार करने का रिलेशनशिप इंडिया और रशिया के बीच में हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ दोनों कंट्रीज के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट है, और एक दूसरे के जो कोर नेशनल इंटरेस्ट है, यानी कि जो हमारे जो राष्ट्रीय हित है, राइट, उसे रशिया जो है वो सपोर्ट करता है, और रशिया के जो राष्ट्रीय हित है यानी कि उसके खुद के पर्सनल नेशनल इंटरेस्ट जो है, उसको हम लोग जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, राइट। और दोनों की पोजीशन बहुत सारे इंटरनेशनल और रीजनल मुद्दे जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे अभी अफगानिस्तान का मुद्दा है, तो दोनों की जो जो पोजीशन है या दोनों का जो विजन है वो एक समान है। तो ये हम लोग विजन भी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर शेयर करते हैं। और 2+2 डायलॉग क्या है गाइस, तो आपको सिंपल तरीके से मैं समझाऊं तो दो कंट्रीज के बीच में, स्पेशली अगर डिफेंस मिनिस्टर की बात करें या फॉरेन मिनिस्टर्स की बात करें, तो उनकी ये बैठक होती है। इसमें मेन एम रखा जाता है रक्षा, सुरक्षा और खुफिया तंत्र का निर्माण किया जाए, इस पर मेन फोकस किया जाता है कि दोनों कंट्रीज मिलकर पीस, सिक्योरिटी पर, डिफेंस पर जो है वो अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करें 2+2 डायलॉग्स के दौरान। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप थोड़ा सा गाइस ध्यान में रखिएगा। एंड रशिया जो है वो हमारे लिए क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बता दें गाइस कि इंडिया के पास ऑलरेडी काफी सारे पार्टनर्स हैं। यानी कि अगर हम लोग को डिफेंस से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करना है, तो हम यूनाइटेड स्टेट से भी, राइट, गोली बारूद या डिफेंस के प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज करते हैं, फ्रांस से भी परचेज करते हैं, राइट, जैसे वेरियस एयरक्राफ्ट वगैरह हो गए, राइट, जेट्स वगैरह हो गए, तो ये हम लोग फ्रांस से परचेज करते हैं। हम लोग इजराइल से भी परचेज करते हैं, यानी कि हमारे डिफेंस पार्टनर्स बहुत सारे हैं। बट रशिया की अगर हम लोग बात करें तो रशिया आज भी हमारा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। लगभग 70% हमारी जो डिफेंस से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, या फिर भारतीय रक्षा सूची जो हम लोग को लिस्ट जो हम लोग को देखने को मिलती है, उसमें 70% लिस्ट में जो प्रोडक्ट्स हैं वो रशिया से हम लोग इंपोर्ट कराते हैं। और रशिया एक लौता ऐसा पार्टनर है जो कि इंडिया को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराता है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, राइट, महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी, जैसे कि न्यूक्लियर सबमरीन हो गई, ये प्रोवाइड करा रहा है।
साथ ही साथ आज की रेट में रशिया चाइना की जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो उभर रही है, बढ़ रही है, उसको लेकर हमें थोड़ी सी चिंता है, राइट। हालांकि तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, बट बावजूद उसके रशिया दृढ़ समर्थन करता है, अनवेवरिंग सपोर्ट इंडिया को प्रोवाइड कराता है इंडिया की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट को लेकर, कि हमें जो परमानेंट सीट चाहिए उसके लिए रशिया जो है वो कंप्लीट हमें सपोर्ट करता है। साथ ही साथ रशिया ने जो है वो मतलब उसके सपोर्ट को एक्सप्रेस किया है कि इंडिया जो है वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी की मेंबर बने, राइट। तो ये चीज भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ दोनों कंट्री एक दूसरे के ऊपर जो है वो एक दूसरे के बेनिफिट पर जो है वो काम करते हैं, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें टेररिज्म पर, यानी कि टेररिज्म को एंड करने पर दोनों की सोच एक जैसी है, राइट। अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर, चाहे क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो या ब्रिक्स का मुद्दा हो या G20 के अंदर मुद्दे हो या आसियान के अंदर मुद्दे हो, तो दोनों जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये इंडिया और रशिया के बीच के रिलेशनशिप है, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है गाइस, पेपर 2 जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जैसे हम अभी रशिया के बारे में हमने बात करी, तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले यहाँ पर जो आपको रिकॉर्ड करना है, नोट डाउन करना है, राइट। आपको जो मैगजीन मिलती है, राइट, यानी कि आपको जो पूरा कंटेंट जो प्रोवाइड किया जाता है उसमें आपको हाईलाइट करना है रिवाइज करते समय या फिर इस लेक्चर को सुनते समय। जब आप सुन रहे हो तो आप उसको देखें, अपने नोट्स की तरफ जो है वो देखें, ध्यान दें, राइट। क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सिविल सर्विसेज कि आप ना ही सिर्फ चीजों को ध्यान से समझें बल्कि हैबिट डालें, रीडिंग की हैबिट डालें, राइटिंग की। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मेंस का आंसर जो है वो लिखना है, और आपका मेंस का आंसर कब अच्छा बनेगा, जब आप ना ही सिर्फ कॉन्सेप्ट को सुनते सुनते बल्कि उसको देखेंगे, राइट, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि आपकी जो नोट्स है, यार कोशिश किया करो जब मैं आपको बताऊं, कोई टॉपिक समझाऊं, तो साथ ही साथ नोट्स भी आप बनाते चला करो, लिखा करो। लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, राइट। तो चलो एनीवेज, मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं हमारे बैचेस से रिलेटेड। अगर आप सिविल सर्विसेज की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एक हमारा करंट अफेयर्स का बैच है जिसमें आपको पीडीएफ मिलती है और आपके लाइव डाउट्स जो है वो रिजॉल्व किए जाते हैं। करंट अफेयर्स के टॉपिक से रिलेटेड डेली आपके डाउट्स जो है वो रिजॉल्व किए जाते हैं लाइव सेशन के दौरान। सेकेंडली, यहाँ पर आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाते हैं और हर महीने 200 प्लस एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं, यानी कि मिनिमम 200 एमसीक्यूज करंट अफेयर से रिलेटेड उसी महीने के आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ जनरल स्टडीज का हमारा प्रॉपर बैच है जीरो से तैयारी का, जिसमें जीएस 1 2 3 4 पूरी तैयारी जो है वो आपकी करवाई जाती है प्रॉपर तरीके से, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी। और मेंस आंसर राइटिंग का बैच हमारा ऑलरेडी जो है वो लॉन्च हो चुका है। इसकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या हमारे बैचेस से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9713282838 इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू, राइट। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए बैचेस से रिलेटेड, आपको डायरेक्टली बैच का नाम जो है वो लिखना है और व्हाट्सएप कर देना है इस नंबर पर। और अगर आप बिना, जैसे कई बार होता है ना कि बिना मतलब नंबर सेव करने के बाद व्हाट्सएप आता है, आप सिंपल सा काम करो, नीचे डिस्क्रिप्शन पर देखो आपको एक लिंक मिलेगी, वो व्हाट्सएप की लिंक है, उस पर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली मैसेज जो है वो कर सकते हो व्हाट्सएप पर, राइट। और गाइज, इस करंट अफेयर्स की क्लास को आपको कैसे अप्रोच करना है तो मैं आपको समझा देता हूं। सिंपल सी चीज ये है कि हम लोग पहले ही हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स जो है उनको पहले ही पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं। आपको करना क्या है, इस पीडीएफ को गो थ्रू करना है, राइट। इसमें आपको जो भी पढ़ते समय जो भी डाउट्स आ रहे हैं उसको आप एक जगह पर जो है वो लिख लीजिए। उसके बाद फिर आपके लिए लेक्चर आता है, उस लेक्चर को आपको जो है वो कवर करना है, राइट, यानी कि देखना है बहुत अच्छे से। तो उससे फायदा क्या होगा, तो देखो एक बार आपने उस टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ लिया, फिर क्लास के दौरान दोबारा से आप उस टॉपिक को जो है वो पढ़ लेते हो। फिर हमारा एक डाउट सेशन होता है, लाइव डाउट सेशन हर दिन, उस दिन आप अपने डाउट जो है वो पूछ सकते हैं, यानी कि उसी सेम डे के टॉपिक से रिलेटेड आपके डाउट जो है वो रिजॉल्व कर दिए जाएंगे, राइट, सेम डे के टॉपिक्स में। और ये इस प्रकार से आपको ये क्लासेस को अप्रोच करना है। इस तरीके से अगर आप अप्रोच करेंगे तो आप फायदा ये होगा, आपकी मेमोराइजिंग पावर काफी ज्यादा इंक्रीज होगी, यानी कि एक टॉपिक पर एक बहुत अच्छी कमांड जो है वो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप होगी, राइट। और आप 2 बार टॉपिक को जो है वो कवर कर चुके, 2 टाइम्स, एक तो आपने खुद से किया, एक लेक्चर के दौरान आपने टॉपिक को कवर कर लिया, और इससे कॉन्फिडेंस भी आपका इंक्रीज होगा और आपकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स भी डेवलप होगी। तो इस तरीके से आपको ये क्लासेस, करंट अफेयर्स की क्लासेस को अप्रोच करना है। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर बिल्स के बारे में, राइट, या कानून के बारे में, लॉ के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम डिस्कस करेंगे एनडीपीएस एक्ट के बारे में।
सबसे पहले एक जनरल मैं आपको जानकारी देता हूं एनडीपीएस एक्ट के बारे में। स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ यानी कि एनडीपीएस अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट है क्या, इसका मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूं। तो आपने इसमें दो शब्द सुना होगा, नार्कोटिक ड्रग्स की यहां पर बात हो रही है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, ऐसी नशीली पदार्थ, नशीली दवाइयां, राइट, जिसको लेकर लोग जो है वो नशा करते हैं, या दवाइयां मान बोल लो आप, या केमिकल्स आप बोल लो, राइट, नशा नशा करते हैं लोग, राइट, कोकीन हो गया, राइट, एलएसडी हो गया, राइट, और ये गांजा हो गया, चरस हो गई, अफीम हो गई। काफी सारे लोग तो नशा क्रोसिन से जो है वो कर लेते हैं, बट हालांकि क्रोसिन जो है वो दवाई के फॉर्म में जो है वो आ जाती है। बट कुल मिला के बात की जा रही है कि ऐसी कोई नशीली पदार्थ, राइट, जो इंडिया के अंदर बैंड है, जिसकी स्मगलिंग होती है, राइट, और आप जानते हैं कि स्मगलिंग जब होती है तो जो स्मगलिंग करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। एक और चीज, जो व्यक्ति इसको खरीदता है और उसको बेचता है, दोनों के खिलाफ कार्रवाई होती है। यानी कि इस प्रकार के ड्रग्स को कोई व्यक्ति खरीद रहा है, बेच रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक कोई व्यक्ति, भले ही वो, उसका ना खरीदारी से लेना देना है ना बिक्री से लेना देना है, बट वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है, राइट, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, यानी कि ट्रांसपोर्टिंग के ऊपर भी कार्रवाई होगी। किसी व्यक्ति ने सिर्फ अपने पास स्टोर करके रख दिया उस ड्रग को, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, राइट, और उसने अगर प्रोडक्शन किया तो कार्रवाई होना जरूरी है ही, राइट। इवन कोई वो सेवन क्यों ना करता हो उस ड्रग्स का, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो हर प्रकार से जो नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस होते हैं, उनको टोटली बैन करने के लिए ये कानून जो है वो बनाया गया, और जो इसका पालन नहीं करता इस कानून का, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। यानी कि जो उल्लंघन करता है इस कानून का, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। और एनडीपीएस एक्ट जो है वो अभी तक 3 बार अमेंड किए जा चुके हैं, इसका संशोधन 3 बार हुआ है, 1988, 2001 और 2014। और ये एक्ट पूरे कंट्री में एप्लीकेबल है, लागू है, और सभी इंडियन सिटीजन, अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोई इंडियन सिटीजन है, ठीक है, वो इंडिया के बाहर रहकर, राइट, ड्रग्स की, यानी कि इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्री में जाकर ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा है या ड्रग्स का कंजम्पशन कर रहा है, उसकी खरीदी बिक्री जो है वो कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये एप्लीकेबल है सभी इंडियन को, इवन आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, जो इंडिया के बाहर हैं, राइट, भारत के बाहर के सभी भारतीय नागरिक पर भी ये एप्लीकेबल है। और सभी लोग जो इंडिया में रजिस्टर्ड जो शिप्स हैं और एयरक्राफ्ट्स हैं उसमें रहते हैं, तो भी उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप इससे रिलेट कर पाएंगे। शाहरुख खान का बेटा आप जानते हैं कि आर्यन खान, राइट, उसको ड्रग्स के केस में जो है बंद किया गया था, सभी लोग आप जानते हैं इसके बारे में। उसको कहां से उठाया था, उसको नार्कोटिक्स वाले ने कहां से उठाया था, शिप से उठाया था। पता नहीं ये बात आप सभी लोगों को, शिप में पार्टी चल रही थी और उसको जो है वहां से अरेस्ट कर लिया गया था, राइट। तो ये इस प्रकार से चीजें, कई बार न्यूज के माध्यम से चीजों को याद रखने की भी कोशिश किया करो, कानून को याद रखने की कोशिश किया करो, राइट। तो ये एनडीपीएस एक्ट है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर मैं सिंपल एक लाइन में आपको बोलूं, तो ये ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल इंडिया में कोई कर रहा है, उसका सेवन कर रहा है, या किसी प्रकार से ये ड्रग्स वगैरह जो होते हैं उसकी स्मगलिंग कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है एनडीपीएस एक्ट के थ्रू। नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अमेंडमेंट बिल 2021 एक सामने आया। अब हम इस पर मेनली फोकस करेंगे। स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 ये सामने आया, ये लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। और इसके इंट्रोडक्शन से सरकार क्या कर रही है, सरकार ने 30 सितंबर को, इसी साल 30 सितंबर को एक अध्यादेश लेकर आई थी सरकार, एक ऑर्डिनेंस जो है वो लेकर आई थी, तो उसको ये कानून से रिप्लेस कर रही है सरकार, ये कानून को लाकर, यानी कि एक विधेयक को लाकर, बिल को लाकर। क्योंकि बिल जो है जब लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा, लोकसभा में पास होकर फिर राज्यसभा में पास होगा, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो ये बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा, कानून जो है वो बन जाएगा। तो बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है सरकार के द्वारा, किस पर्पस के लिए, तो देखो गाइस, हुआ ये था कि एक प्रॉब्लम सामने आई, एक त्रुटि सामने आई, राइट। धारा 27 जो सेक्शन 27 एनडीपीएस एक्ट का जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, इसमें अवैध तस्करी के लिए वित्त पोषण करने वालों को जो दंडित किया जाता है, यानी कि इसमें पनिशमेंट दी जाती है उन लोगों को जो इलिसिट ट्रैफिकिंग को फाइनेंस करते हैं, फंड करते हैं, राइट, कि ड्रग्स की ट्रैफिकिंग पर अपना पैसा लगाते हैं, राइट, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो की जाती है और उनको दंड दिया जाता है, पनिश किया जाता है।
बट हो ये रहा है कि एक त्रुटि के कारण, एक एरर के कारण, एक प्रॉब्लम के कारण इस पर्टिकुलर कानून के अंदर, राइट, इसकी धारा 27 में, तो वो सामने वाला जो ये पनिशमेंट जो उस व्यक्ति को दिया जा रहा है, यानी कि पनिशमेंट का, दंड का जो प्रावधान है, वो अप्रभावी हो रहा है, इनऑपरेबल हो रहा है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, इस एनडीपीएस कानून के अंदर एक ऐसा प्रोविजन है जिस प्रोविजन के तहत एक व्यक्ति को क्राइम करने के बाद जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए वो पनिशमेंट से मुक्त हो रहा है, यानी कि दंड से जो है वो मुक्त हो रहा है। तो ये चीज जो है वो हमें देखने को मिली, और ये हुआ था 2014 में चिकित्सा संबंधी जरूरतों के लिए, राइट, यानी कि जो मेडिकल नेसेसिटीज के लिए नारकोटिक ड्रग्स के इस कानून को ईज किया जा रहा था, मतलब कि थोड़ा सा आसान जो है वो बनाया जा रहा था कि लोगों को अगर मेडिकल पर्पस के लिए अगर किसी प्रकार के ड्रग्स का उपयोग करना है, सेवन करना है, किस चीज के लिए, अपने आप को ट्रीट करने के लिए, तो अलाउ किया जा रहा था कि वो ड्रग्स का जो है वो सेवन कर सकते हैं, वो भी ऑब्वियस बात है कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर, राइट। बट प्रॉब्लम ये थी, हमें देखने को मिला था कि पीनल यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई व्यक्ति सिर्फ इसी चीज को किया गया था, बट एक चीज इनसे छूट गई। ये कानून बनाते समय एक एक ब्लैंक हो गया, एक कॉलम जो था वो ब्लैंक हो गया, राइट, जिसमें पनिशमेंट दी जानी थी कि एक व्यक्ति अगर ये तस्करी में फाइनेंसिंग वगैरह करता है, फंड वगैरह करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो उसको लेकर यानी कि जो दंड वाली, जो पेनाल्टी वाला जो कॉलम था वो ब्लैंक छूट गया, यानी कि वो ब्लैंक ही पास हो गया। और इस चीज को नोटिस किया, राइट, त्रिपुरा हाई कोर्ट ने जून 2021 में, राइट, और नोटिस करने के बाद यूनियन होम मिनिस्ट्री को डायरेक्शन दिए गए कि वो सेक्शन 27 को अमेंड करें, उसके प्रोविजन को जो है वो ठीक करें, क्योंकि ये एरर, जो त्रुटि हम लोग को देखने को मिली, इसका पता लगा। एक आरोपी था, इसने त्रिपुरा में एक विशेष अदालत में अपील दायर करते हुए कहा कि अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सकता उसके ऊपर, क्योंकि धारा 27 ए एक खाली सूची है। सेक्शन 27 ए जो है वो एक ब्लैंक लिस्ट है, जिसके अंदर पेनाल्टी लिखी जानी चाहिए थी, बट वो एज इट इज जो है वो चली गई, पास हो गई, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। तो ओवरऑल अभी जो अमेंडमेंट जो किया जा रहा है वो 2014 के एनडीपीएस कानून को अमेंड किया जा रहा है 2021 में इस बिल के माध्यम से, और गलती को सुधारा जा रहा है, राइट। बट अभी कुछ प्रॉब्लम्स भी और सामने आई है। अब देखो, ये सब चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि कौन से क्लॉज में क्या इशू था, इतनी डिटेलिंग में आपसे नहीं पूछा जाता, बट आपको एटलीस्ट ये आइडिया होना चाहिए कि एनडीपीएस कानून क्या है, किस पर्पस के लिए है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि अभी जो बिल लाया गया है, विधेयक लाया गया है, उसका पर्पस क्या है। तो उसका पर्पस यह है कि 2014 में जिस कॉलम में पनिशमेंट दी जानी थी वो कॉलम छूट गया था, तो उस कॉलम को ठीक करने के लिए ये चीज लाई गई है। बस सिंपल सी चीज ये आपको ध्यान में रखनी है। बट हालांकि इस विधेयक का क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। किस प्रकार से क्रिटिसिज्म हो रहा है? लोग कह रहे हैं, कुछ लोग जो आलोचना कर रहे हैं इस विधेयक की, वो ये कह रहे हैं कि ये उल्लंघन करता है फंडामेंटल राइट को, जो आर्टिकल 21 का हमें देखने को मिलता है। इसमें माना गया है, कहा गया है कि किसी व्यक्ति को केवल उसी अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है जिसके लिए अपराध किए जाने के समय कानून मौजूद हो। पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, कि ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये फंडामेंटल राइट है कि कोई भी व्यक्ति को अगर पनिशमेंट देनी है तो आप तभी पनिशमेंट दे सकते हो जब उससे रिलेटेड कोई कानून हो। बट यहां पर क्या हुआ कि 2014 की इस गलती के कारण हमें देखने को यह चीज मिली कि वो पेनाल्टी जो है वो उसमें लिखी नहीं है, राइट, पेनाल्टी उसमें मेंशन ही नहीं है, राइट। तो मतलब कि कानून में पेनाल्टी नहीं दी गई। अब जिस समय उस व्यक्ति ने क्राइम किया उस समय कानून तो था ही नहीं, तो फिर आप उसको दंड नहीं दे सकते, राइट। तो ये चीज यहां पे कही गई। और इस प्रकार से कोई भी ऐसा ऑफेंस होता है, अपराध जो होता है, वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है उसका नहीं होना चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब एक सिंपल और आसान शब्दों में, जैसे कि जब भी सरकार कोई कानून बनाती है तो वो क्या बोलती है सरकार, कि कानून आने वाली तारीख से, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मैं मान लेता हूं 1 तारीख है, राइट, आज एक मान लेता हूं 1 तारीख 2021 की है, तो सरकार क्या बोलती है, आने वाली 1 अप्रैल 2022 से ये कानून एप्लीकेबल होगा, या 1 अप्रैल 2023 से ये कानून एप्लीकेबल होगा। ऐसी होता है ना, आने वाली तारीख दी जाती है कानून को लागू करने के लिए। बट रेट्रोस्पेक्टिव में ऐसा नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव में पुरानी तारीख से जो है वो अलाउ कर दिया जाता है। तो प्रॉब्लम यही है कि इस प्रकार के जो क्राइम के जो मुद्दे हम लोग को, क्योंकि देखो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ जो हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि पीछे से, पीछे की तारीख से
जो कानून के इफेक्ट को जो लागू किया जाता है पिछली तारीख से, राइट, तो वो जो कानून के इफेक्ट को जो एप्लीकेबल जो बनाया जा रहा है, राइट, तो वो टैक्स के मामले तक तो सीमित रहता है, ठीक रहता है कि चलो ठीक है आप टैक्स के मामले रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से जो है वो ला सकते हो, बट क्राइम वाले मामले जो है वो नहीं ला सकते, राइट, क्योंकि ये तो फिर लोगों के लिए जो है वो गलत हो जाएगा कि भाई जब कानून ही नहीं है तो उस पर आप सजा जो है वो कैसे दे सकते हो, है ना। तो ये चीज है, तो ये मुद्दे जो है वो उठाए गए हैं। तो इस बिल का क्रिटिसिज्म भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इस बिल की जो आलोचनाएं की जा रही है वो इसी आधार पर की जा रही है कि जिस समय क्राइम हुआ था तो उस समय तो ये कानून था ही नहीं, राइट, तो इसलिए उस व्यक्ति को आप दंड जो है वो नहीं दे सकते। ये चीज यहां पर सामने आ गई है, राइट, ये इशू। और इसके अलावा हमारी कंट्री के अंदर गाइस ये बहुत इशू हम लोग को देखने को मिलता है, ड्रग ट्रैफिकिंग का। आप सभी लोग जानते हैं तस्करी कितनी ज्यादा हो रही है। तो सरकार नशा मुक्त भारत अभियान लेकर आई है, ड्रग्स फ्री इंडिया कैंपेन लेकर आई है 2020 में, राइट, ये इंडिया को ड्रग्स से मुक्त कराने के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसने 2018 से 2025 के लिए नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू करी है, राइट, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। ये 2018 से 2025 के लिए शुरू किया गया है। ड्रग्स की जो डिमांड है उसको कम करने के लिए, लोग जो ड्रग्स का जो सेवन कर रहे हैं उनको बचाने के लिए, उनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और सरकार ने इवन नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर भी 2016 में इसी पर्पस के लिए शुरू किया। और एक नेशनल फंड भी है, एक हमारे पास राष्ट्रीय कोष भी है, जो कि किसके लिए है, कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज के लिए, कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कोष भी सरकार ने शुरू किया है, कि सरकार जो भी नार्कोटिक ड्रग्स से रिलेटेड या फिर उसको रोकने के लिए जो भी कार्रवाई करती है, जो भी प्रोग्राम्स लेकर आती है, या फिर जो लोग जो जो जैसे नशा मुक्त केंद्र सरकार ने शुरू किया, तो उस पर जो पैसा लगेगा वो इस फंड से, इस कोष से निकाल कर जो है वो लगाया जाएगा। तो ये चीजें हैं गाइस कुछ जिसके बारे में एक अच्छी आपको जानकारी, एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। तो ये एनडीपीएस कानून के बारे में भी हमने समझा, और ये भी समझा कि अभी इसमें अमेंडमेंट क्यों लाया जा रहा है, क्यों इसके अंदर संशोधन लाया जा रहा है। और हमने कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बात करी कि इंडिया को नशा मुक्त बनाने के लिए, या इंडिया के अंदर जो इश्यूज नार्कोटिक्स के देखने को मिलते हैं, तो या ट्रैफिकिंग के देखने को मिलते हैं, उससे डील करने के लिए सरकार ने किस टाइप के कदम जो है वो उठाए। गाइस हम लोग बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के बारे में, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के बारे में। तो जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक है, बट हालांकि प्रीलिम्स के लेवल का ये टॉपिक है। तो आपको सबसे पहली चीज तो ये समझनी है कि ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स क्या है। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। किसका ऑर्गेनाइजेशन है, तो टोटल 62 कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है, 62 कंट्रीज के सेंट्रल बैंकों का ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि दुनिया भर के देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 62 सदस्यीय केंद्रीय बैंकों के स्वामित्व वाला एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। जैसे आपको पता है कि हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है, नाम बताओ उसका, आरबीआई। हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक जो है वो आरबीआई है, राइट। वैसे अलग अलग कंट्रीज के सेंट्रल बैंक होते हैं जो कि अपनी अपनी कंट्री के अंदर दूसरे बैंकों को जो है वो रेगुलेट करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि आरबीआई के अंदर सभी बैंक्स आते हैं, एसबीआई हो गई, राइट, देना बैंक हो गई, आईसीआईसीआई हो गई, राइट, यूनियन बैंक हो गई, इलाहाबाद बैंक हो गई। तो ऐसे तमाम बैंक हम लोग को देखने को मिलते हैं, जितने भी बैंक्स हैं बैंकिंग सिस्टम, पूरे बैंकिंग सिस्टम को आरबीआई जो है वो रेगुलेट करती है हमारी कंट्री में, राइट। तो ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जिसके अंदर 62 सदस्य हैं, 62 केंद्रीय बैंकों, यानी कि अलग अलग कंट्रीज के जो केंद्रीय बैंक हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वो उसकी जो जो चीफ है, उसके जो मेंबर्स हैं, वो यहां पर आकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर एक आइडिया हम लोग को ये लग गया है कि इंटरनेशनल लेवल पर एक बैंकिंग स्टैंडर्ड्स एक जैसा हो, कॉमन बैंकिंग स्टैंडर्ड्स हो, एक फेयर बैंकिंग स्टैंडर्ड्स हो, अच्छा बैंकिंग स्टैंडर्ड हो जो कि फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल कर सके, उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। एज सिंपल एज दैट। आप समझो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन लोग सदस्य हैं, तो उसी से आधी से ज्यादा चीजें तो क्लियर हो जाएंगी कि अब इसके सदस्य ही केंद्रीय बैंक के हम लोग को सदस्य जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट। यानी कि जो केंद्रीय बैंक, जो हमारा जो सेंट्रल बैंक है, राइट, जैसे उसकी गवर्नर होगा, डेप्यूटी गवर्नर होगा, या गवर्नर डेप्यूटी गवर्नर अगर किसी को अपॉइंट करते हैं यहाँ पर, तो मतलब
आरबीआई की तरफ से यहाँ पर बैठक होगी, आरबीआई की तरफ से यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हम लोग को देखने को मिलेंगे इंटरनेशनल लेवल पर। तो डिस्कशन भी तो यही होगा ना कि फाइनेंशियल सिस्टम को वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर स्टेबल करना है, राइट। इस तरीके से टॉपिक को समझने की कोशिश किया करो, याद रखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी टॉपिक को, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखना। और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका गठन कब हुआ था, राइट, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक का, बीआईएस का, राइट। तो उसका गठन जो हुआ था वो 1930 में हुआ था। जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जापान, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, राइट, इनके मध्य एक समझौता हुआ था, अंतर सरकारी समझौता हुआ था, तो उसी समय इसका गठन हुआ। इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो बासिल में हम लोग को देखने को मिलता है, बासिल स्विट्जरलैंड में, राइट। और ये अंतरराष्ट्रीय मौद्रिका और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी और फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देता है, यानी कि एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने पर काम करता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता का अनुसरण करने वाले अंतरराष्ट्रीय समूह की मेजबानी करता है और उनकी बातचीत को सुविधाजनक बनाने का काम करता है। तो ऐसे कार्य इसके हम लोग, ऐसे फंक्शन इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करता है। जैसे कि इंडिया के अंदर आरबीआई बैंकों की बैंक है ना, हम बोलते हैं ना आरबीआई बैंकों की बैंक है, बैंकों को रेगुलेट करती है। वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी सेंट्रल बैंक इसके मेंबर है, टोटल 62, तो उनके लिए एक बैंक के तौर पर बस ये काम करती है ना, कि इंटरनेशनल लेवल पर कि सभी जितने भी सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो स्टेबल रहे हैं, वो एक प्रकार की पॉलिसीज फॉलो करें, जैसे कि बासिल प्रोसेस जो हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो उस पर वो फॉलो करता है। बासिल नॉर्म्स के बारे में आपको पता होगा, जो बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये चीजें, तो ये कुछ जानकारी है गाइज इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको होनी चाहिए। गाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अभी रिसेंटली नागालैंड में 14 नागरिकों की हत्या के बाद मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को निरस्त करने की मांग करी है। और जो चीफ मिनिस्टर हैं नागालैंड के, इन्होंने हर साल नागालैंड के लिए अशांत क्षेत्र टैग का विस्तार करने के केंद्र सरकार के डिसीजन की आलोचना करी है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि केंद्र सरकार, ये रियो का कहना यह है, यानी कि यहाँ के नागालैंड के चीफ मिनिस्टर ने यह चीज कही है कि नागालैंड के अंदर हर साल हमें देखने को मिल रहा है कि डिस्टर्ब्ड एरिया को बढ़ाया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। और केंद्र सरकार के इस कदम की इन्होंने इस प्रकार से आलोचना करी है, इस चीज को भी हाईलाइट करते हुए कि भारत जो है उसकी आलोचना विश्व स्तर पर हो रही है, क्योंकि इस प्रकार से लोग मारे जा रहे हैं, जनता यानी कि सिविलियन जो है वो मारी जा रही है देश के अंदर। एक्चुअली हुआ क्या था, पूरा मामला क्या, मैं आपको समझाता हूं। तो नागालैंड में अपने गांव से लौट रहे दिहाड़ी मजदूर का एक ग्रुप जो है वो जा रहा था, यानी कि दिहाड़ी मजदूर का ग्रुप था, वो अपने गांव जो है वो लौट रहे थे। 21 पैरा कमांडो यूनिट ने इनको यानी कि जो हमारे सोल्जर्स हैं, जवान जो है, उन्होंने ये मजदूरों को जो है वो मार दिया। और बताया जाता है कि सेना को इस क्षेत्र में NSCN के आतंकवादियों के गुजरने की सूचना मिली थी। तो सेना को लगा था कि इस क्षेत्र में आतंकवादी गुजर रहे हैं, तो सेना ने सिविलियंस को आतंकवादी समझ के जो है वो मार दिया। तो ये न्यूज जो है वो बताई जा रही है। और जून 2021 में, अभी इसी साल की अगर हम लोग बात करें, तो गृह मंत्रालय ने पूरे नागालैंड राज्य को आस्पा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, इसके तहत जो है वो अगले 6 महीने के लिए एक अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया था। और गृह मंत्रालय के अनुसार पूरा का पूरा नागालैंड राज्य की जो सीमा जो हम लोग को देखने को, यानी कि इसकी बॉर्डर के अंदर जितने भी एरियाज हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, वो अशांत और खतरनाक स्थिति में है, जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए इन्होंने आर्म्ड फोर्सेस को भेजना जो है वो आवश्यक समझा, राइट। यानी कि गृह मंत्रालय ने ये सोचा कि समझा कि उनको जो ग्राउंड रिपोर्ट मिली कि नागालैंड के अंदर बहुत एक्टिविटीज ऐसी चल रही हैं जो सिविलियंस के लिए ठीक नहीं है, डेंजर कंडीशन है, डिस्टर्ब कंडीशन है सिविलियंस के लिए। तो इसलिए इन्होंने आर्म्ड फोर्सेस को जो है वो यहाँ पर तैनात किया आसपा को लगाकर, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, इस कानून को गाइस अपन डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये टॉपिक आपके पेपर 2 और पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 यानी कि कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और पेपर 3 यानी कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज है कि ये जो कानून है इसको रद्द करने को लेकर वेरियस कमिटीज ने रिकमेंडेशन दे रखे हैं। काफी सारी कमिटीज ने रिकमेंड किया है कि इस कानून को हटा दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, बावजूद इसके ये कानून एट प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है, हम लोग को देखने को मिलता है।
तो ये कानून अभी न्यूज में है और इतना कंट्रोवर्शियल कानून है कि जिसको जो एक्सपर्ट कमिटीज है वो रद्द करने का रिकमेंड करती है, बट देन टू ये चल रहा है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और एएफएसपीए से रिलेटेड मेंस में भी सिविल सर्विसेज के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे गए, तो इस टॉपिक पर अच्छे से ध्यान देना। तो सबसे पहली चीज तो इसके नाम से अपन बात करते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या कहता है? आर्म्ड फोर्सेज। हमारी आर्म्ड फोर्सेज गाइस कौन सी है? हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, राइट। तो ये हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं। क्या ये सिर्फ 3 ही हमारी आर्म्ड फोर्सेज के अंदर आती हैं? नहीं, इंडियन कोस्ट गार्ड भी आर्म्ड फोर्सेज के अंदर आती है। तो याद रखना ये वाली चीज भी कि जब भी कभी आर्म्ड फोर्सेज की बात होती है तो ये सिर्फ 3 हमारी फोर्सेज की बात नहीं होती है, कोस्ट गार्ड की भी यहां पर बात होती है। बट जनरली इस कानून के अंदर हम लोग देखते हैं कि यहां पर आर्मी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है। लिखा तो है आर्म्ड फोर्सेज, बट एक्चुअल में आर्मी यहां पर कंट्रोल करती है। तो ये क्या है? आर्म्ड फोर्सेज के पास ये कानून क्या दे रहा है? स्पेशल पावर्स दे रहा है। नाम से ही समझ में आ रही है कि आर्म्ड फोर्सेज के पास कुछ स्पेशल पावर्स इस कानून के तहत प्रोवाइड की जा रही है। तो कैसी स्पेशल पावर है उसके बारे में मैं आपको थ्योरी में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट एक जनरल ओवरव्यू पहले आप लोग को बताता हूं इस कानून से रिलेटेड, जैसे कि अच्छे से ये कानून आप लोग के आज ही दिमाग में फीड हो जाए और आपको बार बार याद करने की भी आवश्यकता ना हो। तो देखिए गाइस, ये नाम से आप लोग को एक चीज क्लियर हो गई कि आर्मी के पास या फिर आर्म फोर्सेस के पास कुछ स्पेशल पावर्स प्रोवाइड करेगा ये कानून। तो देखो होता क्या है, जब भी कहीं पर कोई क्राइम होता है तो हमारी स्टेट में, जैसे कि आप जिस स्टेट पे रह रहे हो, अगर वहां पर कोई क्राइम होगा तो उस क्राइम को कंट्रोल करने का कौन काम करेगा, या फिर स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का कौन काम करेगा? पुलिस काम करेगी ना। कहीं पर पुलिस वगैरह जो होती है स्टेट के अंदर, और पुलिस जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है कि राज्यों के अंदर पुलिस जो है वो पूरे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने पर काम करती है, क्राइम को रोकने पर काम करती है, वायलेंस वगैरह जहां पर भी होता है उसको कंट्रोल करने पर काम करती है। बट गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि स्थिति जो होती है वो पुलिस के हाथों से बाहर निकल जाती है, यानी कि पुलिस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाती। जैसे कि नक्सलाइट अटैक हो गया, नक्सलवादियों ने अटैक कर दिया, राइट, इंसर्जेंट आ गए वहां पर, राइट, या फिर हमें देखने को मिला कि बहुत भारी दंगे हो गए जिसको पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो ऐसे जो एरियाज होते हैं वो डिस्टर्ब्ड एरियाज होते हैं, जहां पर लगातार देखने को मिलता है कि दंगे कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। नक्सलाइट एक्टिविटीज वहां पर कंटिन्यूअसली हो रही है, इंसर्जेंट वहां पर कंटिन्यूअसली एक्टिव है। तो ऐसा जो एरिया होता है वो डिस्टर्ब्ड एरिया होता है, और उस एरिया पर ऑब्वियस ही बात है कि ये सब जो एरियाज है वहां पर सिविलियंस भी रहते हैं, हम लोग सिटीजन्स यहां पर रहते हैं, राइट, एरिया के अंदर, स्टेट के अंदर। तो अब सिटीजन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए क्या किया जाता है? आर्मी को डिप्लॉय कर दिया जाता है, वहां पर तैनात कर दिया जाता है कि आर्मी सिचुएशन को वहां पर कंट्रोल करे और सिविलियंस की रक्षा करे, क्योंकि पुलिस से जो है वो काम बन नहीं पा रहा है, पुलिस जो है वो मामले को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो आर्मी वहां पर डिप्लॉय हो जाती है, और आर्मी के पास पावर होती है कि आर्मी इवन बिना किसी वारंट के सामने वाले व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। और भी बहुत सारी पावर्स, जैसे कि किसी की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पर जाकर छानबीन कर सकती है। जैसे कि आप लोग को जनरली पता होगा कि अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जाकर छानबीन करनी है या रेड डालनी है तो उससे पहले प्रॉपर परमिशन की आवश्यकता होती है और प्रॉपर नोटिस की आवश्यकता होती है, उसके बाद ही रेड डाली जाती है। बट यहाँ पर आर्मी जो है वो बिना किसी परमिशन के डायरेक्टली किसी की भी प्रॉपर्टी पर जाकर जो है वो रेड डाल सकते हैं, वहां पर छानबीन कर सकते हैं, और कितने भी बजे, कोई टाइमिंग वगैरह का कोई इसमें प्रोविजन नहीं है। तो अनलिमिटेड पावर्स एक तरह से आप कह सकते हो कि आर्मी को दी हुई है मामले को कंट्रोल करने के लिए, राइट, डिस्टर्ब्ड एरिया पर सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट अभी मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारी कमिटीज के द्वारा इस कानून को रद्द करने की बात की गई थी। क्यों रद्द करने की बात की गई थी? तो उसके पीछे काफी सारे केसेस सामने आए थे। किस प्रकार के केसेस सामने आए थे? कि रातों रात आर्मी क्या कर रही थी, लोगों के घर पे जा रही थी, और फिर वो बहुत सारे मतलब गलत केसेस भी जो है वो सुनने को मिले आर्मी के खिलाफ, राइट, कि लोगों को परेशान किया जा रहा था, इस प्रकार की चीजें। किसी को भी, जैसे कोई एक इंडिविजुअल है, जैसे एक सिचुएशन आप इमेजिन करो कि एक बच्चा है वो अपना एग्जाम देने, या फिर बच्चा नहीं कहेंगे, अडल्ट ही कहेंगे अपन, यानी कि क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने अगर कोई जैसे जा रहा है, ठीक है, कोई एक अडल्ट पर्सन जा रहा है, उसको आर्मी ने रोक लिया और उसका एग्जाम जो है वो शुरू होने वाला है आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद। आर्मी ने उसको रोककर पूछताछ करना शुरू कर दी और उसको दो घंटे बाद छोड़ा, तो उसका तो करियर खराब हो गया ना। ये वाली चीज भी ऐसी हो रही थी कि आर्मी किसी को भी रोक रही थी। इवन पता है आपको, आर्मी के पास ये भी पावर थी कि आर्मी किसी को शूट कर सकती है। और एक केस हम लोग को इसी प्रकार का एक बार देखने को मिला था आर्मी के खिलाफ। वो कब हुआ था मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, मतलब करीब 3-4 साल हो गए हैं उस केस को, फिर भी मैं आपको एक उसका आइडिया देता हूं कि क्या हुआ था। कि एक बच्चे थे, यानी कि 4-5 बच्चे थे, वो कार चला रहे थे और उन्होंने आर्मी को देखकर, यानी कि आर्मी ने उनको रोकने की कोशिश करी, वो घबरा गए और आर्मी से होता नहीं कि बच्चे बिना लाइसेंस के जब गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो पुलिस को देखकर भागने लगते हैं, तो ऐसी चीजें आप लोग देखते होंगे, राइट। वैसे तो वो गलत है, बट पेरेंट्स वगैरह उनको कंट्रोल नहीं करते और फिर बच्चे जो है वो गाड़ी वाड़ी किसी की मांग मूंग के चलाने लगते हैं, फिर ऐसी हरकतें देखने को मिलती है।
तो वैसे ही हुआ था कि आर्मी ने उनको रोकने की कोशिश करी, बच्चे रुके नहीं और बच्चे आगे निकल गए। तो वहां पर जो आर्मी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने फायरिंग कर दी कार पे और उस दौरान बच्चों की मौत हो गई। तो ये वाली पावर्स भी है, बट अब देखो इसमें आर्मी की गलती भी नहीं कही जाएगी, क्योंकि बच्चे जब भागे थे, अब आर्मी को शक हुआ कि कहीं इसके अंदर कोई वो तो नहीं, आरडीएक्स वगैरह तो नहीं है, राइट। तो वो उस तरीके का शक हो गया आर्मी को, तो आर्मी ने फिर उनको मतलब पहले तो चेतावनी दी थी कि रुक जा रुक जा, रुके नहीं, तो फिर आर्मी क्या करती, तो उन्होंने शूट कर दिया। तो ऐसे ही केसेस यहां पर भी जो डिस्टर्ब एरियाज हैं वहां पर भी रिकॉर्ड किए गए, पता लगाए गए कमिटीज के द्वारा, मतलब ऐसी कंप्लेन सामने आई कि मतलब लोगों को जो है वो हरास किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है आर्मी के द्वारा। तो ये सब चीजें देखने को मिली थी, तो इसलिए इस कानून को रद्द करने की बात की गई। बट ये कानून इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि डिस्टर्ब एरियाज के अंदर जिस जगह पर पुलिस जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी आर्म फोर्सेस जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी लगाकर उस एरिया को कंट्रोल करने का काम करती हैं। तो एक्चुअली में ये कानून ठीक है, बट इस कानून के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि इस कानून के अंदर लिमिट सेट नहीं की गई है, या फिर इस कानून के अंदर प्रॉपरली क्लियरली डिफाइन नहीं है कि आर्मी के पास किस प्रकार की पावर होगी। तो एक प्रकार से इस कानून ने आर्मी को अनलिमिटेड पावर जो है वो दे रखी है कि आर्मी अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग जो है वो मतलब मामले को सॉल्व करने के लिए, जो सिचुएशन है उसको सॉल्व करने के लिए अपने हिसाब से जो है वो काम कर सकती है। तो उस बीच जो है वो काफी जो है वो गलत चीजें भी सामने आई थी, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल के तौर पर बताया। तो ये था एक जनरल ओवरव्यू कानून से रिलेटेड। होपफुली आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियरिटी होगी कि ये कानून किस तरीके का है, राइट। तो अब अपन इस कानून के बारे में बात करता, और तो देखिए ये AFSPA, इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज है उनको पावर दी जाती है कि डिस्टर्ब्ड एरिया पर मेंटेन करना है पब्लिक ऑर्डर को, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है डिस्टर्ब्ड एरियाज पर। अब पहले जान लो कि ये डिस्टर्ब्ड एरियाज कौन से होते हैं। तो आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट के सेक्शन 3 के तहत ऐसे एरियाज जिसको नोटिफाई किया जाता है डिस्टर्ब एरिया के तौर पर, वो कुछ इस प्रकार के एरिया होते हैं जहां पर लगातार हमें विवाद देखने को मिलते हैं, डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज या रीजनल ग्रुप्स के बीच में, या कास्ट के बीच में, या कम्युनिटीज के बीच में, यानी कि मोटे मोटे तौर पर एक प्रकार से दंगे जिस एरियाज पर होते हैं, ऐसे एरिया जो है वो हम लोग को डिस्टर्ब्ड एरिया के तौर पर देखने को मिलते हैं। अब पॉइंट टू बी नोटेड प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कि डिस्टर्ब्ड एरिया जो है वो कौन डिक्लेयर करते हैं, तो याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्टर्ब्ड एरिया जो है वो डिक्लेयर कर सकती है, किसी भी राज्य के अंदर कोई भी एरिया हो, या फिर इवन पूरे के पूरे राज्य को भी डिस्टर्ब्ड एरिया के तौर पर डिक्लेयर किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर उस राज्य के गवर्नर के द्वारा, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। पूरे के पूरे एरिया को स्टेट के डिक्लेयर किया जा सकता है डिस्टर्ब्ड एरिया के तौर पर, पूरी की पूरी स्टेट को डिक्लेयर किया जा सकता है, या फिर स्टेट के कुछ पार्ट्स को डिस्टर्ब्ड एरिया के तौर पर डिक्लेयर किया जा सकता है, राइट। तो ये वाली चीज बस आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर उस राज्य के या यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर या फिर राज्य के गवर्नर उस एरिया को, यानी कि जिस भी एरिया के अंदर इस प्रकार के इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, दंगे वगैरह देखने को मिल रहे हैं, जिस दंगों को पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो ऐसे एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जाता है। क्लियर है यहां तक बातें? आगे की बात करें, आर्म्ड फोर्सेस के पास किस प्रकार की पावर्स दी जाती है। तो देखो आर्म्ड फोर्सेस क्या करती है, जैसे आचार संहिता के समय पे हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि एक जगह पर ज्यादा लोग जो है वो गैदर नहीं हो सकते, तो यहां पर बताया जाता है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग जो है वो गैदर नहीं हो सकते हैं, मतलब जिस भी एरिया पर जो डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया जाता है, तो आर्मी इस प्रकार के रूल्स जो है वो निकाल सकती है, ला सकती है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग वहां पर खड़े नहीं होंगे एक भी जगह पर, और अगर होंगे तो आर्मी फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आर्मी जो है वो ओपन फायर कर सकती है वार्निंग देने के बाद, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले वो केस नहीं बताया था कि बच्चों के ऊपर ओपन फायरिंग कर दी गई थी, बच्चे कार से आ रहे थे तो, राइट। इसके अलावा आर्मी किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के, अगर आर्मी को लगता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो संदिग्ध है, राइट, यानी कि वो क्राइम कर चुका है या करने की कुछ प्लानिंग कर रहा है, अगर ऐसा कुछ शक होता है आर्मी को किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, मतलब इस प्रकार की कार्रवाई आर्मी कर सकती है। इसके अलावा प्रेमाइसेस जो होते हैं बिना किसी वारंट के उसको सर्च कर सकती है, प्रेमाइसेस वगैरह को। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अपने साथ फायर आर्म्स यानी कि वेपन्स वगैरह नहीं रखेंगे तो उस चीज पर बैन लगा सकती है, यानी कि एक इस प्रकार के रूल्स ला सकती है। किसी भी व्यक्ति को जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है या फिर कस्टडी में लिया जा सकता है, पूछताछ की जा सकती है उसको, उस व्यक्ति के साथ, यानी कि घंटों तक उसको बैठाया जा सकता है, और फिर बाद में जाकर अगर आर्मी को लगता है कि हाँ यार ये संदिग्ध है, ये वाकई में इसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, तो आर्मी क्या कर सकती है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर जाकर उस व्यक्ति को जो है वो सौंप देगी और पूरा प्रॉपर जो है वो नोटिस प्रोवाइड कराएगी, यानी कि पूरी चीज जो है वो लिखित में लिखवाएगी कि ये व्यक्ति जो है उसको क्यों पकड़ा था आर्मी ने,
और फिर क्यों इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्यों इसको अरेस्ट कर दिया जाना चाहिए, तो उसके बारे में पूरी प्रॉपर रिटन नोटिस जो है ये प्रोवाइड कराएगी पुलिस थाने में। तो ऐसी पावर जो है वो इसमें आर्मी के अंदर हमें देखने को मिलती है। और गाइज इसके अलावा क्या इस कानून की कभी समीक्षा की गई थी पहले? तो हाँ, की गई थी। नवंबर 19 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 5 मेंबर की कमेटी अपॉइंट करी थी जिसको हेड किया था जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी जी के द्वारा, और इन्होंने रिव्यू किया था इस कानून को। और फिर बाद में आकर 2005 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, और रिपोर्ट में सबसे पहली चीज कमेटी ने यह बोल दी कि इस पर्टिकुलर कानून को रद्द कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। और इन्होंने कहा कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंदर, इस कानून के अंदर एक नया प्रोविजन जो है वो इंसर्ट करना चाहिए, और जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से क्लियरली जो है वो स्पेसिफाई करना चाहिए कि आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की पावर्स क्या होंगी, यानी कि डिटेल में बताना चाहिए। अभी जो पावर्स है उसके बारे में डिटेल में कुछ चीज स्पेसिफाई नहीं की गई है, मतलब एक प्रकार से अनलिमिटेड पावर जो है वो आर्म फोर्सेस के हाथ में। तो ये कहा गया कि पूरी प्रॉपर जो है वो किस प्रकार से उनको ऑपरेशन करना है और किस प्रकार से जो है वो कंडक्ट करेंगे, तो उनका एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो होना चाहिए आर्मी का, राइट। तो ये चीज जो है वो इन्होंने अपने रिकमेंडेशन के तौर पर मेंशन करी। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आर्म फोर्सेस डिप्लॉयड हैं तो वहां पर एक ग्रेवियंस सेल होना चाहिए। ग्रेवियंस सेल यानी कि जहां पर शिकायत कर सकें लोग, राइट। तो ऐसा ग्रेवियंस सेल जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेटअप होना चाहिए जहां पर आर्म फोर्सेस डिप्लॉय, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आर्मी के खिलाफ कोई शिकायत करते हैं तो उनकी शिकायत जो है वो सुनी जाए और उसको रिजॉल्व किया जाए, राइट। इसके अलावा सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की 5वीं रिपोर्ट ने भी यही चीज कही थी कि एएफएसपीए को रद्द कर दिया जाए, हटा दिया जाए, बट बावजूद इसके कि एएफएसपीए आज भी एग्जिस्ट करती है, राइट। गाइस डिस्कस करेंगे ग्रेटर टिपरा लैंड के बारे में। तो क्या है ये? तो आपको सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखनी है कि त्रिपुरा में काफी सारी आदिवासी संगठन हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो उनकी ये डिमांड है कि त्रिपुरा की जो देसी जो कम्युनिटी है, देसी समुदाय जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, तो उनके लिए एक अलग राज्य जो है वो बनाया जाए, राइट। तो ये इनकी मांग है, और ये कहते हैं कि केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत देसी समुदायों के लिए एक अलग राज्य जो है वो गठित करे, अलग राज्य जो है वो बनाए। तो आपको सिंपल सी चीज ध्यान में रखनी है कि त्रिपुरा के अंदर जो कम्युनिटी है, इंडिजीनियस कम्युनिटी है, देसी कम्युनिटीज जो है वो चाहती हैं कि एक अलग सेपरेट स्टेट जो है वो उनको मिल जाए, एक अलग सेपरेट एरिया जो है वो उनके लिए बना दिया जाए, राइट। तो ये चीज है। और हालांकि मूल रूप से एक सत्तारूढ़ सहयोगी जनजातीय दल है, इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा के अंदर, तो इसके द्वारा ये टिपरा लैंड की मांग जो है वो उठाई गई है और उसको विस्तार किया गया है। इन्होंने एक और चीज इसके अंदर ऐड करी है, इन्होंने बोला है कि इनको त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी जो है वो प्रोवाइड की जाए, यानी कि उसी मॉडल पर कि वो खुद ब खुद जो है वो ऑटोनॉमस तरीके से जो है वो यहाँ पर रूल कर सके, राइट। वही लोग जो स्टेट के यानी कि त्रिपुरा लैंड के लोग इस क्षेत्र पर अपना खुद का कंट्रोल जो है वो या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खुद से कर सकें। तो इसकी भी ये डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद की एक नई मांग जो है वो इन्होंने करी है, राइट। और इस मांग के साथ इन्होंने ये भी कहा है कि ना ही सिर्फ त्रिपुरा के जो क्षेत्र हैं या फिर त्रिपुरा में रहने वाले जो ये आदिवासी हैं जो अलग अपनी वो चाह रहे हैं, राइट, जनजाति जो कम्युनिटी जो हम लोग को देखने को मिल रही है अलग, ये चाह रहे हैं कि अलग इनके लिए एक सेपरेट स्टेट बनाई जाए। तो ये कह रहे हैं कि ना ही सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पर, इवन इंडिया और इवन बांग्लादेश की जो बॉर्डर हम लोग को देखने को मिलती है वहां पर रहने वाले भी जो टिपरासा जो है, यानी कि ये जो समुदाय हम लोग को, कम्युनिटी जो हम लोग को देखने को मिलती है वो जहां जहां पर रह रही है सब इसके अंडर जो है वो आ जाए, राइट। यानी कि त्रिपुरा लैंड के अंदर या फिर ये ट्राइबल त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो उन सभी लोगों के लिए, जितने भी ये कम्युनिटी है टिपरासा, तो इनके लिए जो है वो वेलफेयर का काम करे, राइट। तो ये चीज है सिंपल सी जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछा जाएगा तो त्रिपुरा लैंड क्या है, तो त्रिपुरा के हम लोग या ग्रेटर टिपरा लैंड क्या है, तो त्रिपुरा की जो आदिवासी कम्युनिटी जो हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, तो उनकी डिमांड है कि उनको एक सेपरेट एरिया जो है वो प्रोवाइड किया जाए या सेपरेट स्टेट उनके लिए प्रोवाइड किया जाए, दैट्स इट। गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे काम्पा फंड के बारे में, राइट। तो ये एक फंड है, तो काम्पा का पहले तो फुल फॉर्म जान लो, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। एफॉरेस्टेशन, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। देखिए जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कंपनीज होती हैं,
वो अगर कहीं पर भी स्टैब्लिश हो रही है ऐसे एरिया पर जो फॉरेस्टेड एरिया या फिर जो फॉरेस्टेड लैंड जो हम लोग को देखने को मिलती है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, राइट, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, राइट, वहां पर कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश की जा रही है, तो ये मैंडेटरी है कि जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसके कंपनसेशन के आधार पर, यानी कि किसी दूसरी जगह पर पेड़ जो है वो लगाए जाए, राइट, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, ये इसका मतलब हो गया। और फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, तो ये जो फंड जो प्रोवाइड किया जाता है, देखो कंपनी जाकर एग्जैक्टली तो पेड़ लगाएगी नहीं, वो अथॉरिटी को पैसे दे देगी कि अथॉरिटी जो है वो कंपनी के बिहाफ में जो है वो कहीं और एफॉरेस्टेशन करे। तो ये जो फंड जो होता है अथॉरिटी के पास जो आ जाता है, यानी कि तो ये जो काम्पा फंड इसको कहते हैं हम लोग कि ये फंड, ये पैसा आता है कंपनसेशन के तौर पर कंपनी जो प्रोवाइड कराती हैं। और अभी रिसेंटली 32 राज्यों को 48,606 करोड़ रुपए डिस्बर्स किए गए। छत्तीसगढ़ ओडिशा को सबसे ज्यादा अमाउंट मिला, फिर झारखंड महाराष्ट्र को अमाउंट जो है वो मिला सबसे ज्यादा। और ये फंड की अगर हम बात करें गाइस तो बहुत समय से ये फंड जो है वो ड्यू पड़ा हुआ था, राइट, नियरली 10 साल पहले जो है वो कलेक्ट किया गया फंड, अभी तक जो है वो डिस्पर्स नहीं किया गया, राइट। और ये काम्पा एक्ट की अगर हम लोग बात करें, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन एक्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये 2016 में जो है वो लाया गया, राइट। और हालांकि इसकी शुरुआत तो ऑलरेडी पहले से ही हो गई थी, यानी कि फंड कलेक्ट करना जो है वो पहले से ही शुरू हो चुका था, राइट। और इसने फिर एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी भी स्टैब्लिश करी, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, इस फंड को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि जो भी पैसा इस कोष के अंदर आ रहा है, इस फंड के अंदर हम लोग को जो देखने को मिल रहा है, तो उसका यूटिलाइज करना, राइट, उसको एग्जीक्यूट करना, राइट, एफॉरेस्टेशन एक्टिविटी में, तो उसके लिए अथॉरिटी जो है वो बनाई गई। तो ये कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन है क्या, तो वही चीज मैंने आपको समझाई कि जब भी किसी फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया जाता है नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, जैसे कि माइनिंग कर दी, इंडस्ट्री वहां पर स्टैब्लिश कर दी, तो उस एजेंसी को, उस इंडस्ट्री को, उस पर्टिकुलर बॉडी को जो फॉरेस्ट लैंड को काट रहा है और अपने आप को स्टैब्लिश कर रहा है, तो उसे पैसे देने पड़ते हैं कि इक्वल एरिया ऑफ नॉन फॉरेस्ट लैंड पर फॉरेस्टेशन करने के लिए, यानी कि पेड़ लगाने के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। एक फैक्ट और ये ध्यान में रखो कि इस फंड में 90% जो पैसा जो होता है वो स्टेट्स को दे दिया जाता है और 10% केंद्र जो है वो अपने पास रखती है। और फंड का उपयोग बहुत सारी चीज के पर्पस के लिए किया जाता है, सिर्फ पेड़ लगाना ही एक पर्पस नहीं है। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उसको मैनेज करने के लिए, राइट, जैसे कि कुछ एरिया है, राइट, प्रोटेक्टेड एरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं जहां पर लोग निवास करते हैं और वहां से उनको जब रिलोकेट किया जाता है दूसरी जगह पर, उनको निवास प्रोवाइड किया जाता है, उनको शिफ्ट किया जाता है प्रोटेक्टेड एरिया से, तो उस शिफ्टिंग में जो पैसा वैसा खर्च होता है तो वो इस फंड से जो है वो निकाला जाता है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक काम्पा से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा।